नमस्कार साथियों, मैं शिकवा सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के एसएसजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको ये पता है कि एसएसजी स्टडी सेंटर जो कि उदयपुर का है, जहां पर शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए मैंने निरंतर मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को चलायमान रखा है। उसी क्रम में आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 18 में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़िएगा। हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 18 में। यह पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। क्या कह रहा पहला क्वेश्चन? मनोविज्ञान को माना जाता है, बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन। मनोविज्ञान को माना जाता है, क्या माना जाता है? इसको दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना गया, क्या इसे काव्य शास्त्र की शाखा माना गया, क्या साथियों इसे व्यवहारवाद की शाखा माना गया, या इसे वैधानिकवाद की शाखा माना गया? सोचिएगा। मनोविज्ञान को माना जाता है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति। बिल्कुल मनोविज्ञान, देखिएगा हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान कहां से निकला है? दर्शन शास्त्र से निकला है। किससे निकला है? दर्शन शास्त्र से निकला है। दर्शन के अंतर्गत जब मनोविज्ञान जोड़ा हुआ था, दर्शन से इसका जुड़ाव था, उस समय मनोविज्ञान का अध्ययन और अध्यापन किस रूप में होता था? मानसिक दर्शन के रूप में इसको पढ़ाया जाता था। इस मानसिक दर्शन का एक नाम और क्या है? इसे हम ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं साथियों। तो मानसिक दर्शन का एक नाम और क्या है? ज्ञान मीमांसा। और पर्टिकुलर मीमांसा का अर्थ होता है अन्वेषण करना। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, मनोविज्ञान की जो जननी है वो कौन हो गई? दर्शन। और दर्शन के अंतर्गत इसे किस रूप में पढ़ाया जाता था? मानसिक दर्शन। बिल्कुल मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा से इसकी उत्पत्ति मानी गई, या दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में इसे पढ़ाया जाता था। तो बिल्कुल ए विकल्प क्या हो गया? सही। काव्य शास्त्र से इसे कोई लेना देना नहीं है। व्यवहारवाद ही मनोविज्ञान की एक अलग शाखा है, और वैधानिकवाद की किसी तरह का शाखा के रूप में उल्लेख नहीं है। तो बिल्कुल ये तीन विकल्प तो क्या हो गए? गलत। तो ए विकल्प, ए ऑप्शन क्या हुआ? सही माना गया। तो चलिएगा मेरे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के रचनाकार कौन है? क्या वुडवर्थ है, क्या जॉन डीवी है, क्या सुकरात है, या डार्विन है? देखिएगा, हर विकल्प पर चर्चा करेंगे तो उत्तर तक आप पहुंचोगे। कैसे? द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक की यदि हम बात करें तो वुडवर्थ इसके रचनाकार नहीं है, क्योंकि वुडवर्थ ने तो प्रश्नावली विधि के बारे में बताया था। इसके बारे में, प्रश्नावली विधि के बारे में बताया था। इसी वुडवर्थ ने प्रश्नावली के अलावा चालक शब्द के बारे में बताया था। किसके बारे में? चालक। यदि आप जॉन डीवी की बात करते हो तो यह भी नहीं है। जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है साथियों? टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये जॉन डीवी की है। टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? जॉन डीवी की है। तो यह विकल्प भी नहीं होगा। सुकरात की यदि बात करें तो इसने प्रश्नोत्तर विधि के बारे में बताया था। प्रश्नावली विधि तो किसने दी? वुडवर्थ ने। और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी? सुकरात ने। तो इसका मतलब यह विकल्प भी नहीं है। तो इसका मतलब डार्विन ने अपने विकासवाद के सिद्धांत में, किस सिद्धांत में? विकासवाद के इस सिद्धांत को समझाते समय एक पुस्तक लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने लिखी थी। बिल्कुल वंशानुक्रम के अंतर्गत इस चीज का उल्लेख में मिलता है। तो डी विकल्प क्या हुआ? बिल्कुल विकल्प ये सही माना गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने वाला प्रथम प्रयास किसने किया? बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन। अगर आप इस पर मस्तिष्क के माध्यम से जोर नहीं डालोगे तो इसका उत्तर आप नहीं दे सकते हो साथियों। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहने का सबसे पहला प्रयास किस शख्स ने किया था? यदि आप उत्तर देते हो स्किनर तो बिल्कुल गलत है साथियों। क्यों है? यह व्यवहारवादी तो है साथियों, लेकिन इसने पहला प्रयास नहीं किया है। यदि आप कहते हो थॉर्नडाइक तो यह भी गलत है। यह भी व्यवहारवादी है, लेकिन मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रथम प्रयास इस शख्स ने भी नहीं किया है। यदि आप सोचते हो वाटसन, अधिकांश किताबों में क्या मिलता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? वाटसन ने कहा। यह क्या हुआ? इसने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में लोकप्रिय किया था, इस कारण वाटसन को लोग मान लेते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम प्रयास किसने किया था, तो पहला प्रयास जो किया था साथियों वो था मैकडूगल। बिल्कुल, मैकडूगल ने मनोविज्ञान को पहली बार व्यवहार के विज्ञान कहने का क्या किया? प्रयास किया, जिसका उल्लेख मैकडूगल की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में इसने चेतना की निंदा कर दी थी। चेतना का या चेतना की क्या की? निंदा की थी। इसे बुरा शब्द बताया था, जिसका उल्लेख इसी पुस्तक के 16वें पृष्ठ पर अंकित है। और इसने मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में सबसे पहली बार परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो बिल्कुल आपको पता हो गया होगा। प्रथम प्रयास की यदि बात करें तो ए विकल्प क्या होगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। मनोविज्ञान में अध्ययन के वक्त उद्दीपक होता है। बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि साइकोलॉजी के अंतर हम जब चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो स्टिमुलस होता है, जिसे उद्दीपक कहा गया है साथियों, तो वो स्टिमुलस या उद्दीपक होता है किस प्रकार का? चर होता है। चर यानी वेरिएबल की बात को लेकर उल्लेखित हो रहा। क्या वो आश्रित चर होता है? क्या वो व्यवहारिक चर होता है? क्या वो स्वतंत्र चर होता है? क्या वो काल्पनिक चर होता है? देखिएगा, मनोविज्ञान के अध्ययन के वक्त उद्दीपक जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है साथियों। काल्पनिक चर हो ही नहीं सकता। कल्पना का कोई तथ्यात्मक पुष्टि नहीं होती, इस वजह से काल्पनिक चर नाम का कोई चर ही नहीं होता। फिर यदि आप सोचते हो आश्रित चर किसे कहा गया? छात्र को कहा गया है। और स्वतंत्र चर की यदि बात करें तो मनोविज्ञान के अध्ययन के वक्त जब शिक्षक पढ़ाता है मनोविज्ञान को समावेश लेकर, तो स्वतंत्र चर का संबंध शिक्षक से भी रहता है साथियों। किससे रहता? शिक्षक से भी रहता है। और व्यवहार नाम का कोई चर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तीनों विकल्प क्या हो गए? गलत हो गए। स्वतंत्र चर क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। तो सी ऑप्शन क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? खेल पद्धति को, बहुत ही जबरदस्त है, खेल पद्धति को शिक्षणशाला किसने बताया है? पहले तो यह सोचिएगा, खेल विधि को शिक्षणशाला कहने वाला ऐसा कौन शख्स है? क्या वो व्यक्ति मॉरिसन है? नहीं, मॉरिसन ने इकाई पद्धति के बारे में उल्लेख किया था। फिर यदि आप सोचते हो वेलेंटाइन, तो यह भी नहीं है। इसने शैशवावस्था के बारे में बात की थी और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल बताया है। तो यह विकल्प भी नहीं है। वुडवर्थ की यदि बात करें तो यह भी नहीं है, क्योंकि वुडवर्थ ने यदि देखा जाए चालक शब्द को लेकर बात की है, वो भी किसमें? अभिप्रेरणा में।
तो आपके सामने विकल्प क्या बचा, केवल क्या बचा, कोलग्रक्स नाम का पहला व्यक्ति था जिसने खेल पद्धति को शिक्षणशाला के नाम से संबोधित किया। तो डी विकल्प क्या हो गया साथियों, आपका सही हो गया। खेल पद्धति के जो प्रतिपादक है, यदि हम बात करते हैं खेल पद्धति को किंडरगार्टन भी मान लेते हैं, क्योंकि वो भी खेल खेल में सीखने की बात कही है। खेल शब्द या प्ले शब्द देने वाला प्रोफेसर कुक था। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कीजिएगा। बिल्कुल, तो कालग्रस्त नाम का पहला व्यक्ति था जिसने खेल पद्धति को शिक्षणशाला के रूप में संबोधित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पहले यह सोचिए, संप्रदाय किसे कहते हैं? इस पृथ्वी के भूभाग पर रहने वाले कुछ एक व्यक्तियों की समान विचारधारा संप्रदाय कहलाती है साथियों। तो बिल्कुल बहुत सारे संप्रदाय मनोविज्ञान में हुए हैं, और सबसे प्राचीन संप्रदाय की यदि हम बात करें तो डायरेक्ट मैं उत्तर तक ले जाता हूं, वो है संरचनावादी संप्रदाय। ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके मुख्य जो प्रवर्तक थे, संरचनावादी संप्रदाय के जो मुख्य प्रवर्तक थे वो कौन थे साथियों? विलियम वुंट थे। कौन थे? विलियम वुंट थे। ये वही व्यक्ति है जिसने अंतर्दर्शन विधि के बारे में उल्लेख किया था। ये वही व्यक्ति है जिसने प्रयोगात्मक विधि के बारे में भी उल्लेख किया था। तो आप समझ गए होंगे आखिर सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है? वो संरचनावादी संप्रदाय है। बात करते हैं तो ये प्राचीन क्यों नहीं हुए? क्योंकि सबसे पहले विलियम वुंट ने मन की संरचना को लेकर कार्य किया था। उसके बाद प्रकार्यवादी संप्रदाय आया। फिर यदि हम बात करते हैं तो फिर आपके सामने आता है समग्रवादी और फिर व्यवहारवादी, और उसके बाद संज्ञानवाद का भी उल्लेख मिलता है। तो समग्रवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दीमर है। कौन है साथियों? मैक्स वर्दीमर। तो ये विकल्प है नहीं प्राचीन। व्यवहारवाद में वाटसन है, तो ये विकल्प भी इसमें प्राचीन में नहीं है। और संज्ञानवाद के मुख्य प्रवर्तक है जीन पियाजे हैं साथियों। क्या थे? जीन पियाजे, जिसको पिंगट के नाम से भी संबोधित किया। ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ? सबसे प्राचीन संप्रदाय है वो संरचनावादी संप्रदाय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है ये क्वेश्चन भी। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कब स्थापित किया गया? फैक्ट है, इंडियन साथ में साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? देखिए, हम बात करते 1910 में तो स्थापना नहीं हुई। हम बात करते 1920 में तो शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप आया था 1920 में। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। हम बात करते हैं 1887 में, 1887 में तो प्रथम बाल सुधार गृह स्थापित हुआ। तो यह विकल्प भी नहीं है। प्रथम बाल सुधार गृह कहां स्थापित हुआ? यह हुआ था अमेरिका के किस शहर में हुआ था? तो एक नाम आता है, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। तो यह विकल्प भी नहीं हुआ। तो आपका आंसर हुआ 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो डी विकल्प क्या है साथियों? सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न संघों में से कौन सा संसार का पहला राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक संघ है? जितने भी संघ स्थापित हुए हैं उन संघ में पहला पूरे विश्व का राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक संघ कौन सा है? तो पहला राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक संघ कौन सा है? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ है साथियों, क्योंकि यह प्रथम राष्ट्रीय
मनोवैज्ञानिक, प्रथम राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक संघ के रूप में काफी लोकप्रिय हुआ था, तो पहला ही विकल्प क्या हो गया, एकदम करेक्ट। अब आप सोच रहे हैं जर्मन मनोवैज्ञानिक संघ इसके बाद बना, तो पहला हो ही नहीं सकता। रूसी मनोवैज्ञानिक संघ यह भी उसके बाद बना, और चीन का मनोवैज्ञानिक संघ सबसे लास्ट में बना, तो तीनों ही विकल्प क्या हो गए साथियों, गलत हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जुंग का संबंध है, जुंग किसका शिष्य था, सिगमंड फ्राइड का शिष्य था। सिगमंड फ्राइड का जो शिष्य है वो कौन है साथियों, जुंग है, जिसे युंग भी कहते हैं, और इसने विश्लेषणवाद को लेकर कार्य किया। तो आप सोचिएगा जुंग ने किस पर कार्य किया, विश्लेषण। यहां क्या पूछा जा रहा है, जुंग का संबंध नैतिक अधिगम से नहीं है, नैतिक अधिगम का संबंध किससे है, कोलबर्ग से है। किससे है, कोलबर्ग। तो यह विकल्प क्या हो गया, गलत। व्यवहारिक अधिगम का संबंध वाटसन से है, किससे है, वाटसन से। तो यह विकल्प क्या, गलत। यांत्रिक अनुबंधन का संबंध यदि देखा जाए, यंत्र और तरीके की बात भी कौन कहता, संबंधवाद कहता है, या संबंधवादी बोल सकते हैं, जिसे हम व्यवहारवादी भी कहते हैं। तो यह भी विकल्प गलत है। बिल्कुल आपको पता हो गया होगा जुंग का संबंध किससे, विश्लेषणवाद से है। तो बिल्कुल हर विकल्प पर चर्चा की है साथियों मैंने। मेरे हिसाब से शायद सबसे बेटर तरीका प्रश्नोत्तरी कराने का यही होना चाहिए कि हर विकल्प पर क्या करे, एक शिक्षक छात्र से चर्चा करे, ताकि उसके हर बिंदुवार कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में गेने का अधिगम का वर्गीकरण हुआ है। देखिएगा, गेने ने एक पुस्तक लिखी थी, गेने ने क्या लिखी, पुस्तक, और उस पुस्तक का क्या नाम था, अधिगम की शर्तें। और इसी पुस्तक में गेने ने अपने सिद्धांत का क्या किया, वर्गीकरण किया। कब किया, 1970 में किया। तो देखिए ऑप्शन है 1970, बिल्कुल है। आपका सी विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। 1879 गलत इसलिए हुआ क्योंकि विश्व की मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित हुई। विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई। प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। आपको सबको पता है, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। किसने की, विलियम वुंठ ने की। वर्तमान में इसे किस नाम से जानते, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते। 1920 में जर्मनी संप्रदाय का उदय भी हुआ है, और 1830 में ब्रेल पद्धति का निर्माण भी हुआ। ब्रेल पद्धति दी गई। तो बिल्कुल हर विकल्प पर अपन ने क्या की, चर्चा की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो सी ऑप्शन क्या हो गया साथियों, बिल्कुल सही माना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले संप्रत्यय अधिगम का उल्लेख। कहने का तात्पर्य यह है, अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग का जो संप्रत्यय है, या मैं यूं कहूं संप्रत्यय अधिगम के बारे में सबसे पहली बार किसने चर्चा की। तो देखिएगा, सबसे पहली चर्चा स्किनर ने नहीं की। इसने किस पर चर्चा की, क्रिया प्रसूत को लेकर चर्चा की। इसके अलावा इसने परबलन को लेकर बात कही, जिसे पुनर्बलन भी कहते हैं। तो ये गलत हो गया। क्रो एंड क्रो ने आदत के बारे में बात की, ज्ञान के बारे में बात की, और अभिवृत्ति के बारे में बात की। तो ये विकल्प भी क्या हो गया, गलत। रोस ने केवल मिथ्या शब्द को लेकर बात की, और आपके सामने विकल्प क्या बचा, केडलर। केडलर पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया, संप्रत्यय अधिगम का उल्लेख किया।
संप्रत्यय अधिगम। तो बिल्कुल आपका जो विकल्प है ए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम का अन्वेषण सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही जबरदस्त है। देखिएगा, अन्वेषण यानी खोज, एक शब्द आता है हारोस्टिक। हारोस्टिक क्या होती है? पद्धति है। इस हारोस्टिक पद्धति को देने वाला तो कौन है? आर्म स्ट्रॉन्ग है। कौन है साथियों? आर्म स्ट्रॉन्ग है। अब आप सोच रहे हैं बिल्कुल इस अन्वेषण का संबंध शायद हारोस्टिक पद्धति से होगा। नहीं है। क्यों नहीं है? अधिगम में अन्वेषण सिद्धांत की बात हो रही। कौन सी बात हो रही? या विधि को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही, या सिद्धांतों को लेकर बात हो रही। तो सिद्धांत का संबंध हर्बर्ट से है? नहीं है साथियों। अब आप सोच रहे हैं फिर किससे होगा? क्या इसका संबंध आपके प्याजे से है? तो यह भी नहीं है साथियों। अब आपके सामने दो विकल्प है, एक तो टोलमैन, एक ब्रूनर। अब आप सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, आपके अधिगम अन्वेषण जो होता है वो किस पर आधारित होता है? तो टोलमैन जो है इसका संबंध चिन्ह पर होता है। किस पर होता है? चिन्ह पर होता है, संकेत पर होता है, और यदि हम बात करें तो प्रतीक पर होता है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो आपके सामने क्या बचा? ब्रूनर जो बता, इसका मतलब ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया उसी को अन्वेषण सिद्धांत, निर्मितवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो बी विकल्प क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। हालांकि हर्बर्ट ने भी पंचपदीय सिद्धांत में, पंचपदीय प्रणाली में अन्वेषण को लेकर कार्य किया है। तो यह विकल्प क्या? बी सही माना गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, ये आ गया आपका आदत ज्ञान अभिवृत्ति। अभी लिखा मैंने, किसने ये कथन कहा था? करो ने ये कथन कहा। किसके लिए कहा था? अधिगम के लिए कहा था। तो आंसर आपके सामने है कि आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यवहार नहीं कहलाता, समायोजन नहीं कहलाता, मनोवृत्ति नहीं कहलाता। मनोवृत्ति का संबंध किससे? धारणा से। समायोजन का संबंध किससे है? समन्वयशीलता से। तो व्यवहारवाद जो संबंधवाद से संबंधित है, किससे? संबंधवाद। बिल्कुल आपको पता हो गया उत्तर क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? कहने का तात्पर्य यह है, यहां 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सी ऐसा मेथड है जो डेमोक्रेसी से संबंधित नहीं है, जो प्रजातंत्रीय नहीं है, जो लोकतंत्रीय नहीं है? देखिएगा, एक एक विकल्प पर हम चर्चा करते हैं। यदि आप समूह में परिचर्चा करते हो तो आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है, तो ये तो लोकतंत्रीय है। यहां क्या पूछा जा रहा है? नहीं है पूछा जा रहा। तो ये है, इस वजह से ये विकल्प क्या हो रहा? गलत। जब आप साथ में बिठाकर चर्चा करते हो तो आपको बोलने की स्वतंत्रता दी जाती है सहभागिता के रूप में, तो ये भी प्रजातंत्रीय है, इसलिए ये विकल्प भी नहीं है। प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपको स्वयं करके सीखने की बात की जाती है, तो ये भी प्रजातंत्रीय है। व्याख्यान मेथड में केवल आपको सुनने की इजाजत दी जाती है, और व्याख्यान लेक्चर मेथड केवल शिक्षक अधीन रहता है। किसके अधीन रहता है? शिक्षक अधीन रहता है, इसलिए लोकतांत्रिक नहीं है। इसका मतलब बी विकल्प आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है साथी, ध्यान से समझिएगा। यदि एक टीचर कक्षा के दरमियान एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लेते एक टीचर पढ़ा रहा है और एक बालक
मान लेते उसकी कक्षा में समस्यात्मक रूप में वो प्रदर्शित हो रहा है या चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो उस बालक के प्रति शिक्षक क्या करे? देखिएगा, बच्चों को दंड देना चाहिए, उस बच्चों को नजरअंदाज कर देना चाहिए जो समस्यात्मक है। क्या तत्काल बच्चों को घर भेज दे कि घर जा, टेंशन है तो, या बच्चों को परामर्श देना चाहिए? यदि ऐसी कक्षा में वो समस्यात्मक बालक है या समस्यात्मक किसी कारणवश भी हो सकती, तो उसे क्या दिया जाए? परामर्श दिया जाए, आखिर उसकी समस्या का निदान किया जाए, ना तो उसे दंड देना है, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी शिक्षक बालक को शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देना वर्जित है। तो यह विकल्प गलत हो गया। बच्चे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो आप। सोचिएगा, घर में ही अगर ऐसा बच्चा आपकी टेंशन हो तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर दोगे? नहीं करोगे। तो तत्काल उस बच्चे को घर भेज दोगे? नहीं भेजोगे, उसकी समस्या सुनोगे, उस समस्या का निदान करोगे। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो डी क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल व्यवहार पर आधारित सवाल पूछा जा रहा है यहां पर। जब कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने प्रश्न पूछा और छात्र क्या दे रहा? उत्तर गलत दे रहा है, तो उस मास्टर को क्या करना चाहिए? सोचिए, क्या ऐसा करे उस मास्टर को? क्या विद्यार्थी को डांट दे? तो सारा कुछ नहीं आता, डफोड़ है, डांट नहीं सकता। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। क्या उस बच्चे को नजरअंदाज कर दे कि सारे को नहीं आ रहा, ये तो शुरू से ही ठोठ था? ऐसा भी नहीं कर सकता। तो यह विकल्प भी क्या है? गलत। उत्तर को विद्यार्थी की सहायता से क्या करना चाहिए कि तेरा उत्तर क्यों गलत है और उसका क्यों सही है, ये विद्यार्थी की सहायता से क्या कराए? हल कराए, ताकि उसको लगे कि भविष्य में भी वो क्या करे? पढ़ के आए, उत्तर सही दे। तो सी विकल्प क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। आप उसको गलत दे रहा और आगे पढ़ाना शुरू थोड़ी करोगे। तो ये डी विकल्प भी क्या हो गया? गलत। तो सी विकल्प क्या है साथियों? बिल्कुल सही है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, सही सुमेलित वाला आखिर विकल्प कौन सा है इनमें से? देखिएगा, मनोविश्लेषण का संबंध कुर्ट लेविन से नहीं होता है, यह तो फ्राइड से होता है, इस वजह से यह गलत है। समग्रवाद का संबंध सुकरात से नहीं होता है, यह तो मैक्स वर्दीमर से रहता है और कोलर से भी रहता है और कोफका से भी रहता है। व्यवहारवाद का संबंध जून से नहीं रहता है, व्यवहारवाद का संबंध वाटसन से रहता है। तो आपके सामने विकल्प सही कौन सा हो रहा है? नियमितवाद वाइकोतोस्की से है, बिल्कुल सही है। तो डी विकल्प क्या हो गया? सही। डी विकल्प क्या हो गया? सही। सुमेलित वाला, मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया है, यह विद्यालय इन्हें उपलब्ध कराता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है, अतः विद्यालय इन्हें उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है विद्यालय? देखिएगा, क्या विद्यालय अधिक सूचनाएं दे रहा है, उपयोगी अनुभव दे रहा है, अधिक शिक्षक दे रहा है या अधिक ज्ञान दे रहा है? आखिर विद्यालय क्या करवा रहा? देखिएगा, सूचनाएं कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, अधिक सूचनाएं विद्यालय नहीं देगा। तो मनोविज्ञान ने बालकों के प्रति दृष्टिकोण जो बदला है, तो विद्यालय ने क्या किया? अनुभवों को शामिल किया। जितने ज्यादा अनुभव होंगे उतना ही बालकों का दृष्टिकोण भी व्यापक बनेगा, क्योंकि अनुभव के माध्यम से बालकों में गहराई के साथ तथ्यों का विश्लेषण करवाया जा सकता है। तो ए विकल्प तो क्या हो गया? गलत। अधिक शिक्षक देने से
बालक खुद कंफ्यूज हो जाएगा। अधिक ज्ञान देना भी क्या होता है, आवश्यकता से ज्यादा भी अति क्या होती है, खराब होती। तो उपयोगी अनुभव दे, ऐसी परंपरा को क्या किया गया, इस मनोविज्ञान ने शुरुआत कर डाली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शब्द दिया गया एजुकेशनल, कौन सा शब्द दिया गया, एजुकेशनल, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव और न्यू शब्द दिया गया। ये साथियों शब्द नहीं, पुस्तक का नाम है। क्या है, एजुकेशनल, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव, न्यू नामक पुस्तक का लेखक कौन है। देखिएगा, जब भी इस शब्द को पूछा जाता है तो संज्ञान शामिल होता है, और यहां संज्ञान को लेकर जिस व्यक्ति ने चर्चा की वो है डेविड आशुबेल। प्रथम व्यक्ति जीन पियाजे था। स्किनर नहीं होगा क्योंकि स्किनर ने क्रिया प्रसूत को लेकर बात कही थी, कोलर ने सूझ को लेकर बात कही थी, इसलिए विकल्प गलत है। और फ्राइड ने मनोविश्लेषण बात सिद्धांत को लेकर बात कही, इस वजह से यह विकल्प गलत है। तो डेविड आशुबेल ने ये जो पुस्तक लिखी एजुकेशन, साइकोलॉजी, कॉग्निटिव और न्यू, इसी पुस्तक में संज्ञानवाद को लेकर भी चर्चा की है। एक तरह से यह अग्रिम संगठन प्रतिमान को लेकर इसमें चर्चा करता है। तो डी विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही माना गया। चलिए आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह देखिए। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा टेलीपैथ के अध्ययन में शामिल है। टेलीपैथ का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। देखिएगा, बाल मनोविज्ञान में 6 से 12 वर्षीय आयु वर्ग वाले बालक वे बालिका के व्यवहार का अध्ययन होता है, व्यवहार का अध्ययन। तो यह विकल्प क्या हो गया, गलत। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा को लेकर, नवाचारों को लेकर बात होती है, नवाचारों को लेकर, यह भी क्या हो गया, गलत। मनोमितिक में क्या होता है, बुद्धि व सृजनात्मकता को लेकर बात होती है। तो यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत। तो विकल्प क्या बचा, परा मनोविज्ञान में आत्मा, परमात्मा और टेलीस्कोप, अंतरिक्ष को लेकर भी क्या होती है, बात होती है। तो डी विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। इस परा मनोविज्ञान का एक नाम अतीन्द्रिय मनोविज्ञान भी है। तो बिल्कुल साथियों, मैंने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो आज लेकर आया हूं, तो बिल्कुल आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी तो निश्चित रूप से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। कौन से लोग, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले। बिल्कुल मुझे ये पता है हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनका कोचिंग तक जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बिल्कुल उनके लिए निःशुल्क है, ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट क्या करे, क्लियर कर सके। तो एकमात्र उदयपुर का सर्जी स्टडी सेंटर ऐसा है जहां पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध है। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर चर्चा करनी है तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं सिकवाल सर, जो कि सिकवाल पब्लिकेशन में बहुत सारी पुस्तकें लिख डाली है। इसके अलावा बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी मैं सदैव ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से भी देता हूं और ऑफलाइन में तो देता ही हूं। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और सफलता की कुंजी पर पहुंचने के लिए आपको अथक प्रयास करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।